गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वर ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज कक्षा 11वीं के हम अध्याय 5 था अध्याय 4 में हम जगत कवक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, हमने इससे पहले कवकों के ठीक है जो संचरण या उनके कवकों के हमने संचारण के बारे में समझा था। ठीक है, कवकों में जनन के पोषण के बारे में समझ लिया था हमने। ठीक है, और आज हम समझेंगे कवकों के अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन और कवकों का वर्गीकरण। देखिए, कवकों में अलैंगिक जनन, इस विधि में पोषण के प्रकार के जो अलैंगिक जनन होता है, इस विधि में विशेष प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये बीजाणु जो अलैंगिक होते हैं, इसमें क्या हो, जो बीजाणु होते हैं इसमें विशेष प्रकार के बीजाणुओं का निर्माण होता है। बीजाणु बिना किसी संलयन के सीधे आपके कवक तंतु या कवक के शरीर के रूप में विकसित होते हैं। बिना किसी संचारण के माध्यम से या संलयन के माध्यम से, बिना किसी संलयन के माध्यम से ये सीधे कवक के शरीर के रूप में, नए कवक के रूप में हम कह सकते हैं, नए कवक के रूप में इनका निर्माण होता है। और बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर अलैंगिक जीवाणु प्रायः दो प्रकार के होते हैं। यानी अलैंगिक जिसमें संलयन की क्रिया या हम कह सकते हैं इसमें संलयन की क्रिया नहीं होती है, उसे अलैंगिक। ये दो प्रकार का होता है। पहला आपका जो होता है वो धनी बीजाणु, यानी ये बीजाणु विशेष प्रकार के थैलीनुमा संरचनाओं के भीतर उत्पन्न होते हैं। विशेष प्रकार की एक थैलीनुमा रचना होती है। आप देख सकते हैं अपनी बुक में पेज नंबर 102 पर आप देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की थैलीनुमा रचना पाई जाती है। ठीक है, कौन से बीजाणुधानी उस रचना के भीतर उत्पन्न होते हैं और जिन्हें हम बीजाणुधानियाँ कहते हैं। यह बीजाणुधानी जिस कवक तंतु पर विकसित होते हैं, जिस कवक तंतु, हम तंतुओं के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जिस कवक, एक कवक में कई तंतु होते हैं, जिस कवक तंतु पर यह विकसित होते हैं उसे हम बीजाणुधानीधर कहते हैं। कवक तंतु के सिर पर बनने वाली बीजाणुधानी को हम अग्रस्त बीजाणुधानी कहते हैं। जो कवक तंतु के सिर पर जो आकृति बनती है उसे हम अग्रस्त बीजाणुधानी कहा जाता है, तथा बीच में बनने वाली बीजाणुधानी को हम अंतःवर्षीय बीजाणुधानी कहते हैं। जो बीचों बीच बनती है उन्हें हम कह सकते हैं अंतरा बीजाणुधानी कहा जाता है। बीजाणुधानु बहुकेंद्रीय संचारण होते हैं, जिसकी अर्धावस्था या विलयन द्वारा अल्पसंख्यक बीजाणु बनते हैं। इस प्रकार के बनने वाले बीजाणु प्रायः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आपके जल बीजाणु और चल बीजाणु। यानी चल बीजाणु जो चल यानी काशिका युक्त होते हैं, यानी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल सकते हैं, उन्हें चल बीजाणु कहा जाता है। काशिका युक्त यानी जो चलने के लिए प्रयोग होने वाले उनके हम कह सकते हैं, ठीक है, धागेनुमा संरचना, उन्हें चल बीजाणु कहा जाता है। काशिका एक केंद्रीय संरचना होती है। काशिका कैसे होती है, एक केंद्रीय संरचना होती है जो प्रायः जलीय कवकों में पाई जाती है। इससे पहले हमने कवकों के बारे में पढ़ा था, एक जो कोशिकीय होती है वो अधिकतर जलीय जो कवक होते हैं उन्हें तो वही जलीय कवकों में पाई जाती है। जो चल बीजाणु जिस बीजाणुधानी में उत्पन्न होते हैं उसे हम चल बीजाणुधानी कहते हैं। चल जीवाणु जो अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। यह अंकुरित होकर क्या करते हैं, एक नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। इससे एक नया कवक जाल बनता है। देखिए, इसके बाद आपका है अचल बीजाणुधानी। जो चल था सबसे पहले अलैंगिक, लैंगिक। अलैंगिक कौन से होते हैं, जिनमें संलयन की बिना क्रिया के सीधे कवक का निर्माण होता है, कवक के शरीर का निर्माण होता है। उसे हम क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहा जाता है, जिसमें संयुग्मक नहीं होता है। यह दो प्रकार का होता है, बीजाणुधानी। ठीक है, बीजाणुधानी भी फिर बटा है अन्य भागों में, चल बीजाणु और अचल बीजाणु, दो भागों में बटा है। तो चल बीजाणु, अचल बीजाणु के देखिए, अचल बीजाणु गोलाकार अथवा अंडाकार होता है। जो अचल बीजाणु होता है वह हम एक अंडे की आकृति या गोलाकार कह सकते हैं। एक कोशीय, एक केंद्रीय अथवा बहुकेंद्रीय एवं काशिका रहित होता है। ना तो यह एक केंद्रीय होता है, ना ही बहुकेंद्रीय, यह काशिका रहित होता है। जिस बीजाणुधानु में ये बनते हैं
उसे हम अचल बीजाणुधानी कहते हैं। ये स्थलीय कवक यानी यह जल में नहीं पाए जाते, स्थल पे पाए जाते हैं तथा अनुकूलन परिस्थितियों में यानी इनके विपरीत परिस्थितियों में विपरीत परिस्थितियों में अंकुरित होकर नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। और यह अपने अनुकूलन स्थिति के समय क्या करते हैं, कवक जाल का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद है कोनेडिया। अभी हमने क्या पढ़ा था, धानी बीजाणु, दूसरा है आपका धानी बीजाणु, दो भागों में बटा था, चल और अचल बीजाणु। इसके बाद है आपका कोनेडिया दूसरा वाला, यह एक कोषीय अचल बीजाणु होते हैं। यह लगभग सभी कवक वर्गों में पाए जाते हैं। जो कोनेडिया है लगभग सारे वर्गों में पाया जाता है कोनेडिया, और यह अचल प्रवृत्ति का पाए जाते हैं। इसका निर्माण कोनेडियम मधर या के सिरे पर यानी श्रृंखला में होता है, ये एक श्रृंखला में होता है। इसकी उत्पत्ति बहजात रूप में होती है। कोनेडिया धर साकेत अथवा असाकेत हो सकते हैं, साकेत भी हो सकते हैं, असाकेत। इन पर कोनेडिया, ठीक है, अग्रभिसारी या अनुगिरम अथवा तलभिसारी या अनुगिरम में लगे रहते हैं। प्रत्येक कोनेडिया उचित आधार मिलने पर अंकुरित होकर, और जब इनके आधार एक हम कह सकते हैं एक मौसम या वातावरण के अनुसार यह क्या होते हैं, अंकुरित होकर एक नए कवक जाल का निर्माण करते हैं। कौन से? कोनेडियम। ठीक है, आप ज़्यादा नहीं, कोनेडियम इतना समझना, यह क्या होते हैं, यह एक कोषीय होते हैं, अचल होते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं और वातावरण के अनुसार यह अपने कवक जाल का निर्माण करते हैं। सिंपल सी बात। इसके बाद हो गया आपका लैंगिक जनन। जे अलैंगिक था, अब लैंगिक जनन। देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, ये आपका यूटोरियम माइसेटेज वर्ग को छोड़कर सभी कवकों में लैंगिक जनन पाया जाता है। यानी जो हमने इससे पहले पढ़ा है आपका यूटोरोमाइसेटेज होता है, यूटोमाइसेटेज लैंगिक जो आपका रहता है अलैंगिक जनन होता है, पर इसे छोड़कर जो सारे कवक पाए जाते हैं सारे कवकों में लैंगिक जनन होता है। देखिए लैंगिक जनन पाया जाता है कवकों में भी। अन्य जो बीजधारियों के समान लैंगिक जन्म दो युग्म संलयन से होता है, यानी दो युग्म यानी मादा और नर की आवश्यकता होती है तभी जनन की क्रिया होती है, उनके संलयन से होता है। लैंगिक जनन की प्रक्रिया में तीन स्पष्ट अवस्थाएं होती हैं। इनमें तीन अवस्थाएं होती हैं, इसमें हमने पढ़ा था दो अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं देखो कौन सी। ये पहली होती है आपकी प्लाज्मोगैमी, पहली अवस्था कौन सी, लैंगिक अवस्था में। ठीक है, प्लाज्मो इसमें अचल और चल थी। ठीक है, धानी बीजाणु थे, दूसरा कोनेडिया थे। इसमें आपका देखिए प्लाज्मोगैमी यह लैंगिक जनन की प्रथम अवस्था है। इसमें दो युग्मों के, ठीक है, जीव द्रव का संलयन होता है। दो युग्मों के जो जीव द्रव होते हैं उनका संलयन होता है और उनके संलयन से, देखिए उनके संलयन से जैव द्रव का संलयन होता है और इस प्रक्रिया में दोनों युग्मों के केंद्र एक कोशिका में एक दूसरे के पास आ जाते हैं, लेकिन आपस में संलयन नहीं करते हैं। एक दूसरे के पास आ जाते हैं पर आपस में संलयन नहीं करेंगे। दूसरा है केंद्रीय संलयन अथवा कैरोगेमी, यह अलैंगिक जनन की द्वितीय अवस्था है। इसमें युग्मों के दोनों जो अणु केंद्रों का संलयन होता है और द्विगुणित युग्मन बनता है। इसमें क्या होता है, इनका संलयन होता है और द्विगुणित बनता है। अर्धसूत्रीय जनन यह लैंगिक जनन की तीसरी अवस्था या अंत्य अवस्था। इसमें द्विगुणित केंद्र में क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है। पहले वो पास आते हैं फिर द्विगुणित बनते हैं, फिर इनमें क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या घटकर कैसी रह जाती है, आधी। अर्धसूत्र यानी जो गुणसूत्र होते हैं वो दो भागों में विभक्त हो जाते हैं और गुणसूत्रों के दो भाग में विभक्त होने के बाद इनके जो गुणसूत्र आधी आधी बचती है और पुनः अगुणित अवस्था प्राप्त होती है। कवकों में लैंगिक जनन प्रायः जनन निम्न प्रकार से होता है। देखिए ये तो इसकी अवस्थाएं हो गई, अब लैंगिक जनन है वह निम्न प्रकार से पाया जाता है। देखिए लैंगिक चल युग्मी, देखिए चल युग्मी क्या होता है, इस प्रकार के संलग्न में जो आपका संलयन करने वाले युग्म चल होते हैं तथा इन्हें चल युग्मक कहते हैं। इनके संलयन के से द्विगुणित युग्मन का निर्माण होता है। इनके संलयन से क्या होता है, द्वियुग्मक गुण का निर्माण होता है और संलयन होने वाले युग्मों की संरचना एवं व्यवहार के आधार पर चल युग्मी या
जो आपका संयुग्म 3 प्रकार के होते हैं। इसी के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं आपके? देखिए, पहला है आपका चल, जो 3 प्रकार के समयुग्मी, इसमें भाग लेने वाले युग्मक आकार आकृति में समान होते हैं परंतु शारीरिक क्रियाकलाप से यह भिन्न होते हैं। दूसरा है आपका असमयुग्मी, इसमें भाग लेने वाले युग्मक जो आकार में शारीरिक क्रिया दोनों में भिन्न होते हैं और ऐसे युग्मकों को असमय युग्म कहते हैं। इन्हें युग्म मादा युग्मक की तुलना में छोटे परंतु अधिक सक्रिय होते हैं। मादा की तुलना में छोटे होते हैं पर सक्रिय अधिक होते हैं। तीसरा है आपका विषम युग्मी, नाम से समझ रहे होगे। इसमें भाग लेने वाले जो युग्मक रहते हैं नर युग्मक का चल होता है तथा मादा युग्मक या अंड अचल होता है। नर युग्मक इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान से चल सकता है पर मादा युग्मक अचल होता है। ठीक है, इसमें आपका युग्मक आकारी तथा शरीरी क्रिया दोनों में तरह से भिन्न होते हैं। दूसरा वाला जी, पहला 3 भागों में पटा था चल युग्मी, अब है आपका युग्मधानी संपर्क। इसमें क्या होता है, नर तथा मादा युग्मधानी एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और युग्मधानी से केंद्र अथवा नर युग्मक और मादा युग्मधानी में एक नलिका द्वारा छिद्र होता है, उसके द्वारा स्थानांतरित हो जाता है तथा नर एवं मादा केंद्रों का क्या होता है, संलयन। यानी कह सकते हैं जब ये दोनों पास में आते हैं, इनमें एक छिद्र होता है, उस नली के माध्यम छिद्र के द्वारा यह एक दूसरे के केंद्र आपस में संलयन करते हैं और यह संलयन के द्वारा इनमें। अगला है देखिए इसी के तीसरा, जो चौथा है आपका, चौथा है अचल बीजाणु युग्मन। कवकों में कुछ प्रगत वंशों में लैंगिक अंगों का पूर्ण अभाव होता है। यानी कह सकते हैं कुछ कवक ऐसे होते हैं वह अचल युग्मन कहा जाता है, जो जिनमें युग्म जन्म संपूर्ण रूप से होते नहीं या संलयन होते हैं। इस विधि में जो होते हैं आपके, इनमें पूर्ण अभाव होता है। इसमें लैंगिक क्रिया अचल या परमाणु या नर युग्म विशिष्ट ग्राही कवक तंतुओं या मादा युग्मक द्वारा पूर्ण होती है। इसके बाद हम कवकों का वर्गीकरण हमने लैंगिक अलैंगिक के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद कवकों का वर्गीकरण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी समस्याएं हैं वो विद्यालय में आगे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।